हे गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा डिस्कशन है, वो हमारा रहेगा गांधी जी के विचार। हम लोग जानते हैं कि गांधी जी द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार दिए गए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विचार हो, चाहे शिक्षा से संबंधित विचार हो, चाहे वो सर्वधर्म समभाव का विचार हो, चाहे विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर चलने का विचार हो। ये विभिन्न तरह के जो विचार थे वो गांधी जी द्वारा दिए गए। तो आज हम इन तमाम में से जो कुछ प्रमुख जो विचार गांधी जी के रहे, जो कि उस समय उतने ही प्रासंगिक थे जितने आज प्रासंगिक है, आज हम लोग इन विचारों के बारे में डिस्कशन करने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, यदि बात करें तो मैं उससे पहले आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहूंगा, और जिसमें मैंने ये पाया भी कि कहीं ना कहीं गांधी जी का जो विचार रहा था वो आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि जब मैं बस में सफर कर रहा था तो उस दौरान, जब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अचानक से चढ़ते हैं तो एक झटका सा और धक्का सा लगता है बस में, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ और इसके माध्यम से एक व्यक्ति को उससे चोट लगी। मतलब मैं जब जैसे ही बस में चढ़ा तो उस व्यक्ति से मैं टकराया और इस तरह से उस व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया और मारा भी। लेकिन मैंने उसका जवाब और उसकी प्रतिक्रिया कैसे दी, कहीं ना कहीं गांधी जी का जो विचार था उसको मैंने ध्यान में रखा कि सामने वाला व्यक्ति भले ही हमें किसी प्रकार से जवाब दे रहा है, चाहे हमें पीट रहा है, चाहे उसको किसी प्रकार से हमारे वजह से परेशानी हुई, तो उसके बदले में वो हमें कष्ट दे रहा है। और जैसा कि मेरे साथ बस में हुआ और उस व्यक्ति ने मुझे मारा, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। लेकिन जब दोस्तों मैं उस बस से उतरता हूं तो वो दोस्तों पता है क्या कहता है कि सॉरी भाई। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, कहीं ना कहीं वो गांधी जी की जो फिलॉसफी रही, जो उनके विचार रहे, उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए सर्वप्रथम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी का जो पहला जो विचार था, जो प्रमुख विचार था, जो आज भी प्रासंगिक है, जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया, वो है सत्याग्रह का विचार। और सत्याग्रह का विचार यह कहता है, और इसका मतलब यह है, गांधी जी का इसमें विचार यह था कि जब भी हम किसी भी मामले को उठाएं, मुद्दे को उठाएं, और खास तौर से ब्रिटिशर्स के समय यह हम लोग को देखने को मिलता है, और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से उनका दमन किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो इन सबके लिए गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया? और हम लोग जानते हैं कि गांधी जी ही जो वह व्यक्ति थे जो भारतीय राजनीति में आए, और उनके द्वारा हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बड़े पैमाने पर विभिन्न लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। और कहीं ना कहीं उनका जो ये विचार रहा था सत्याग्रह का विचार, उसके माध्यम से हम लोग देखते भी हैं कि भारत के विभिन्न वर्ग, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, ये विभिन्न वर्गों को उन्होंने जोड़ने का कार्य अपनी इस सत्याग्रह के विचार के माध्यम से किया। और वर्ग समन्वय का धारणा और विचार के माध्यम से विभिन्न वर्गों को अपने आंदोलन में जोड़ने का कार्य गांधी जी ने किया, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी सत्याग्रह के विचार ने दिया। और सत्याग्रह के विचार का मतलब ही यह है कि जब भी हम अपनी मांग रखें, जब भी हम अपनी बात रखें, जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार, अन्याय, शोषण किए विभिन्न नीतियों के माध्यम से, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी डिस्कशन किया है, तो उसके प्रति हमारा यह रवैया नहीं रहना चाहिए कि हम भी जैसा ब्रिटिशर्स कर रहे हैं या कोई अन्य कर रहा है, यदि वो हमें प्रताड़ना देता है, हमें मारता है, पीटता है, प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, अन्य बलों के माध्यम से, तो हमारी प्रतिक्रिया यह नहीं रहनी चाहिए कि हम भी उसी प्रकार का रवैया अपनाएं, अर्थात हम भी लाठी उठा ले, तलवार उठा ले और विभिन्न प्रकार के दंगों में शामिल हो जाए। बल्कि सत्याग्रह का विचार यह कहता है कि आप सत्य का आग्रह करिए, सत्य के लिए लड़िए आगे, लेकिन अहिंसा के मार्ग से, अर्थात उसमें किसी प्रकार का आपको तलवार, बंदूकें या लाठियां, जो भी प्रदर्शन के तरीके होते हैं, हिंसा के तरीके होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ऐसा हम लोग को देखने को भी मिलता है।
और निष्क्रिय प्रतिरोध, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति, जो कि एक राजनीतिक साधन था, भारतीय अपनी मांगों को ब्रिटिशर्स के सामने रख रहे थे और रखने का भी कार्य किया गया। हम लोग देखते हैं कि नया समय था, आधुनिक समय था और विभिन्न प्रकार की पद्धतियां अपनाई भी गई जिसमें निष्क्रिय प्रतिरोध था। और निष्क्रिय प्रतिरोध में था क्या? अहिंसा। अपनी बात को रखना है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, भारत की ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपनाया जाए, ना कि यहां पर तलवार, बंदूकें और ऐसे हथियारों को अपनाया जो कि हिंसा को उत्पन्न करे। ऐसा ही सत्याग्रह का विचार था। और दोस्तों वही यदि हम लोग बात करें तो उपवास, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से आज भी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न नेता और अन्य कई सारे व्यक्ति देखते हैं कि अपनी बातों को रखते हैं उपवास के माध्यम से, अर्थात आमरण अनशन की बात करते हैं कि आप हमारी बातें जब तक नहीं मानेंगे हम अनशन पर बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो इसमें यह तरीका क्या रहा है? इसमें किसी प्रकार का हम लोग देखते हैं कि उपवास में यदि हम लोग देखें, एक आमरण अनशन की जो बात की जाती है जिसमें कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, इसमें बात यही है कि हम किसी प्रकार की हिंसा का सहारा, हम अपनी बात को मनवाने के लिए, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए हिंसा का सहारा हम लोग नहीं ले रहे हैं। अर्थात हम लोग क्या है, इसमें खुद कष्ट और पीड़ा सह लेंगे जैसा अंग्रेजों ने किया और निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से भारतीयों ने किया, लेकिन सामने वाले को पीड़ा और कष्ट हम लोग नहीं देंगे। और इसका फाइनली दोस्तों मतलब क्या है? हृदय परिवर्तन करना। अर्थात सत्याग्रह का जो विचार है, जो कि सत्य के लिए आग्रह करने की बात करता है लेकिन अहिंसा के माध्यम से करने की बात करता है, वो यह कहता है कि आप सत्य का आग्रह कीजिए लेकिन अहिंसा के माध्यम से। और इससे होगा क्या? सामने वाले के हृदय में परिवर्तन आएगा। और दोस्तों मुन्ना भाई जो एक मूवी आई थी जिसमें संजय दत्त का किरदार रहा था, रोल रहा था, उसमें आप सभी जानते हैं किस प्रकार से वो पान खाने वाला आदमी जो बार बार उस कोने में थूक रहा होता है और उसके प्रति रवैया क्या अपनाया उस फिल्म में कि बार बार उस व्यक्ति द्वारा उसको साफ किया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं बाद में उसके अंदर ये भावना जरूर आएगी और जरूर हृदय परिवर्तन होगा इन सभी तरीकों से। तो ये था सत्याग्रह का विचार। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विचार की ओर। जो सत्याग्रह का विचार था वो आज भी प्रासंगिक है। हम लोग ने उपवास और आमरण अनशन जैसी बातों से भी इसको समझ सकते हैं जो आज भी हुआ करते हैं। और यदि मैं बात करूं, हम लोग बात करें अगले विचार की, यहाँ प्रमुखतः हम लोग 3 विचारों को देखेंगे। तो दूसरा है हमारा शिक्षा का विचार। और शिक्षा के विचार की यदि हम लोग बात करें तो आज हम लोग जानते हैं कि भारत में किस प्रकार से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, और भारत की जनसंख्या भी कितनी बड़ी है और कितनी जनसंख्या में लोग हैं, और भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ चुकी है, लगभग 125 करोड़ की आबादी से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन गांधी जी ने एक बात कही और उनकी पत्रिकाओं और योजनाओं के माध्यम से भी हम लोग को देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को पहचाने, एक विद्यार्थी अपने आप को पहचाने, और इस तरह से शिक्षा दिया जाना चाहिए जिससे कि वह स्वयं अपने आप को पहचाने, आत्म साक्षात्कार हो। और आत्म साक्षात्कार का दोस्तों यहां मतलब क्या है कि एक व्यक्ति खुद को पहचाने। इसमें चरित्र का तो उसका निर्माण होगा ही, उसके कैरेक्टर का तो निर्माण होगा ही, उसमें नैतिकता का तो विकास होगा ही, उसका सर्वांगीण विकास तो होगा ही कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसके साथ ही साथ दोस्तों वो पढ़ाई के माध्यम से समझेगा कि मेरे लिए उचित क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट और अपने आप को मजबूत करने का कार्य करेगा। उसमें एक तरह का आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। और गांधी जी ने कहा था अपने इन विचारों में कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि उसको स्किल भी दिए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से उत्पादन भी किया जा सके। वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति जो वो पढ़ रहा है शिक्षा के माध्यम से, वो इस तरह की शिक्षा सीखे, शिक्षा ग्रहण करे जिसके माध्यम से उत्पादन कर सके। और ऐसा हम लोग उनकी योजनाओं, वर्धा जैसी योजना और हरिजन पत्रिका के माध्यम से हम लोग को पता भी चलता है। और दोस्तों आज भी यदि हम लोग देखें तो ये वास्तविकता है आज के समय में, क्योंकि आज अगर हम लोग देखें तो बेरोजगारी भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। और हमारी सरकार भी इस दिशा में बहुत ही अथक प्रयास कर रही है और कई सारे कदम भी उठाए हैं।
और यदि हम लोग बात करें तो बेरोजगारी की जो एक मूल समस्या है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, स्किल के माध्यम से दोस्तों। और शिक्षा की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ सभी के लिए शिक्षा की इन्होंने बात की है। और साथ ही साथ जो शिक्षा में मातृभाषा को भी बढ़ावा देने की गांधी जी द्वारा बात की गई है इस विचार में, क्योंकि मातृभाषा जो होती है दोस्तों हम लोग जानते हैं, और नई शिक्षा नीति भी आई है हमारी जो आज के समय में आई है, हम लोग जानते हैं कि उसमें यह कहा गया है कि मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, जिससे कि लोग अपनी भाषा में आसानी से, सरलता से, और यही बात गांधी जी भी किया करते थे, जो कि कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है, जो कि आज हम लोग को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि यदि एक मातृभाषा में एक व्यक्ति कुछ सीखेगा तो जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसको मातृभाषा हम लोग जानते हैं वही वो पला बड़ा है, बड़ा हुआ है, वो बोलता है सामान्य रूप से, तो कहीं ना कहीं उसको सहजता होगी, आसानी होगी सीखने में। इसीलिए मातृभाषा पे ज्यादा से ज्यादा गांधी जी द्वारा जोर दिया गया। तो ये था हमारा कौन सा, शिक्षा का विचार। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें अन्य विचार की, तो वो अन्य महत्वपूर्ण जो विचार है वो है आर्थिक विचार, जिसको हम लोग ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि देखिए आजकल हम लोग जानते हैं कि निजी जो कंपनियां हैं, निजी जो व्यक्ति है जिनके पास खूब सारा धन है, खूब सारा पैसा है, इनके द्वारा गांधी जी द्वारा कहा गया कि जो पूंजीपति है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उनका हमें विरोध नहीं करना है, उनके प्रति तिरस्कार की भावना, या ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने विरोध की भावना उत्पन्न की। और जैसा हम लोग जानते हैं कि गांधी जी की जो विचारधारा रही वो मार्क्स से जस्ट विपरीत रही। मार्क्स किसकी बात करता है, वर्ग संघर्ष की, एक तरफ पूंजीपति तो एक तरफ मजदूर की। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, पूंजीपतियों का भी हमें सहयोग चाहिए, और उनका यह विचार था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंतर्गत। और जैसा हम सभी जानते हैं एक ट्रस्ट के अंतर्गत क्या होता है, एक ट्रस्ट के अंतर्गत काफी अच्छी खासी संपत्ति होती है, जैसे निजी संपत्ति होती है, और उसके वो संरक्षक होते हैं। तो गांधी जी ने भी यही कहा कि ये जो भी धन संपत्ति है, निजी संपत्ति है, उसके ये संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आप लोग एक संरक्षक हैं, और आपका यह कर्तव्य बनता है कि भारत में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो असमानता है, खासतौर से आर्थिक असमानता, एक वर्ग है जो काफी अमीर है और एक वर्ग है जो काफी गरीब है, उसको मदद करने की, उसको खत्म करने के लिए आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी निजी संपत्ति में से कुछ ना कुछ योगदान दें। और इस तरह की जो समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, आर्थिक असमानता, जिससे कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, युवा बेरोजगारी भी एक समस्या है, उसमें कुछ ना कुछ आप अपना एक धन दें, अर्थात एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करें। आप केवल ये जो संपत्ति है, निजी संपत्ति, आप इसके एक संरक्षक हैं। तो इसीलिए भारत में जो इतनी प्रकार की जो समस्याएं हैं, उसके लिए आप अपने धन का उपयोग भारतीयों के लिए, भारत की समस्या के लिए दें, करें, मदद करें। इसलिए यहां पर पूंजीपतियों के सहयोग की बात की है गांधी जी ने। और वहीं यदि हम लोग बात करें, जो अगला है, गांधी जी ने आधुनिक औद्योगिकरण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, और अंग्रेजों के समय में भी हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से विऔद्योगिकरण की नीति अपनाई गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कारक रहे थे, रेलवे और विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने किया क्या दोस्तों, भारत में जो लघु, जो कुटीर उद्योग थे, उनका क्या किया, उनको कमजोर किया, उनका पतन होता हुआ हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन गांधी जी का यही कहना था, और गांधी जी का हम लोग जैसे जानते भी है, और हम लोग विभिन्न अनुच्छेदों में देखते भी हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गांव पे अत्यधिक जोर दिया, गांव के विकास पर अत्यधिक जोर दिया, उसके पुनरुत्थान पर जोर दिया कि गांव को सशक्त बनाया जाए, वहां के व्यक्तियों को सशक्त बनाया जाए। और कहीं ना कहीं गांधी जी का यह विचार था कि भारत गांव में बसता है, तभी तो इन्होंने ग्राम पंचायत की भी बात विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से की है, और ऐसा हम लोग देखते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से आधुनिक औद्योगिकरण आता है, औद्योगिकरण के आने से हम लोग देखते हैं कि लघु कुटीर उद्योग, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, हाथ से बनाने वाले कारीगर हों, या गांव में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो बनाई जाती हैं हाथों से, बुनाई का और टोकरी बनाने जैसे जो कार्य, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाते हैं, उनका रोजगार छिन जाता है। गांधी जी द्वारा ऐसा कहना है। और दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है,
लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग यदि देखें तो हम लोग पाएंगे कि यह भी सही है कि आधुनिक औद्योगिकरण तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक औद्योगिकरण आया तो हम लोग जानते हैं कि आधारभूत उद्योग भी होते हैं। तो आधारभूत उद्योग जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनका कहीं ना कहीं स्थान ये लघु कुटीर उद्योग के स्थान पर आधारभूत उद्योग आ जाएंगे, अर्थात कच्चा माल जिसमें उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको बड़े उद्योगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, एक आधारभूत उद्योग में वो तैयार किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जहां इनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, मशीनें बनाई जाती है, उसका उपयोग हम लोग इन आधारभूत उद्योगों के माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा यदि हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं इन आधुनिक औद्योगिकरण से हमारे देश का भी विकास होता है, हमारा देश एक आर्थिक प्रगति की ओर भी बढ़ता है। तो गांधी जी का विचार ये कुछ हद तक इसकी सीमाएं भी इसके अंतर्गत रही थी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यदि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे, तो आपके लिए हमारी यह मोटिवेशन का काम करेगा और तभी हम लोग इस प्रकार की वीडियोस बना पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।